जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैथ टारगेट से। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9th की मैथ एक्सरसाइज 8.1 का इंट्रोडक्शन पार्ट 2 और चैप्टर हमारा है 8 जिसका नाम है चतुर्भुज। यदि हम बात करें तो पिछली क्लास में जो है वो हम सीख रहे थे चतुर्भुज के प्रकार। पहले हमने सीखा था चतुर्भुज क्या होता है, उसकी परिभाषा, उसके अंतःकोणों का योग क्या होता है, उसमें कितने शीर्ष होते हैं, कितनी भुजाएं होते हैं, कितने कोण होते हैं। उसके बाद हम सीख रहे थे चतुर्भुज के प्रकार। तो यदि हम बात करें चतुर्भुज के प्रकार में हमने पिछली क्लास में सीखा था। पहला हमने सीख लिया था समांतर चतुर्भुज, फिर हमने दूसरा सीखा था समचतुर्भुज, उसके बाद हमने सीखा था वर्ग चतुर्भुज। इतने के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था अच्छे से और फिगर भी समझा था। पिछली क्लास तक कंप्लीट हो गया था। उसके बाद समझिएगा बच्चे ध्यान से। अब अगर बात करें हमारा एक और चतुर्भुज होता है जिसका नाम होता है आयत चतुर्भुज। क्या होता है? आयत। तो समझिएगा ध्यान से कि आयत क्या होता है। यदि हम आयत की बात करें, पहले मैं एक आकृति यहाँ ड्रा कर दे रहा हूँ, फिर बताता हूँ। बात ना करो बच्चे। यह समझिएगा ध्यान से। यदि हम आयत की बात करें तो ऐसा चतुर्भुज, आयत चतुर्भुज वह चतुर्भुज होता है जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। क्या होती है? सम्मुख भुजाएं, ये वाली भुजा इसके बराबर और ये वाली भुजा इसके बराबर। ठीक। तो यदि हम बात करें तो आयत की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं? बराबर। और प्रत्येक कोण 90 अंश। ये जो कोण है चारों के चारों, ये कितने अंश के होंगे? 90 अंश। ठीक। सम्मुख भुजाएं इसमें भी बराबर भी होती है, साथ ही लाख समांतर भी होती है। ठीक। बराबर और क्या होती है? समांतर भी होती है। और इसमें भी विकर्ण, यानी जो सम्मुख बिंदुओं को यदि हम मैच कराएंगे तो विकर्ण बनता है। जो विकर्ण होते हैं इसमें ये आपस में बराबर होते हैं। ये इस तरीके से जो विकर्ण होते हैं, विकर्ण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं और साथ ही साथ एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। यानी कि ये वाला इतना हिस्सा इतने वाले हिस्से के क्या होता है? बराबर। और ये जो है ये इसके बराबर होता है। बस सुन रही। यानी अगर हम बात करें आयत की सम्मुख भुजाएं बराबर, विकर्ण बराबर, प्रत्येक कोण समकोण यानी 90 अंश का कोण, साथ ही साथ विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। यानी यदि हम बात करें तो ये एक समांतर चतुर्भुज है।
है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज कहता था कि हमारे कैटेगरी में आने के लिए आपको कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस चाहिए। उसने कहा था कि सम्मुख भुजाएं बराबर व समांतर, आमने सामने की भुजाएं बराबर और क्या होनी चाहिए? इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर और समांतर है कि नहीं? वो कहता था कि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करें, विकर्ण भी तो एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहा है, यानी आयत भी एक समांतर चतुर्भुज होता है। बात सुनाई? चलिए आगे समझिए। अब अगर बात करें आयत की, अगर हम वर्ग की, तो वर्ग, अच्छा चलो उसको बाद बताते हैं, इसको पहले परिभाषा लिखवा देते हैं। ऐसा चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर और समांतर तथा प्रत्येक कोण 90 अंश हो तो वह आयत चतुर्भुज, यानी कि आयत चतुर्भुज कहलाता। रेक्टेंगल कहा जाता है इसको अंग्रेजी में, आयत रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल होने के लिए क्या, जो अपोजिट साइड है वो आपस में क्या होने चाहिए? इक्वल एंड पैरेलल, एंड ईच एंगल आर 90 डिग्री होना चाहिए। इस और जो इसको डायगोनल्स होते हैं वो दूसरे को क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। ठीक, क्या समझिएगा। और इसमें से यदि हम पॉइंट बनाना चाहें तो इसके जो विकर्ण होते हैं, विकर्ण बराबर और एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। ठीक, ये हो गई बात किसके बारे में? आयत के बारे में। बस वहां की नहीं सुन रहे। अब अगर हम आपसे पूछें कि आयत और वर्ग में समानता क्या है, आयत और वर्ग में क्या क्या समानता है, तो देखो ध्यान से सुनो। घर जाकर के वर्ग के बारे में पढ़े थे? क्या होता है वर्ग की परिभाषा? हाँ, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर और प्रत्येक कोण 90 अंश विकर्ण बराबर होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। तो अगर हम वर्ग में बात करें तो प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? और आयत में, ये दोनों में क्या हो गया? समानता, क्योंकि उसमें भी 90 और इसमें भी 90। और वर्ग के विकर्ण क्या होते हैं? बराबर। और आयत के विकर्ण क्या होते हैं? बराबर। बात सुनाई? ये क्या हो गया? समानता, क्योंकि उसमें भी चारों कोण जो है वो 90 अंश के कोण हैं, उसमें भी जो विकर्ण हैं वो बराबर हैं, और इसमें भी जो विकर्ण हैं वो क्या है? बात समझ सबको? आप समझो आगे ध्यान से। और परिभाषा हर बच्चा याद कर लीजिएगा जितना लिखवाए हैं, और नहीं याद करोगे छड़ी से थोड़े विधिवत बताते रहेंगे। कल परसों पूछेंगे, न हर किसी को याद होना चाहिए, नहीं याद होगा तो बहुत तोड़ेंगे, याद रखिएगा। फिर उसके बाद यदि हम बात करें, अब हमारा आता है समलंब। समलंब चतुर्भुज
अब अगर हम बातें हैं, अगर हम समलंब चतुर्भुज की बात करें, इसको मिटा देते हैं तो वहां लिखते हैं, क्योंकि ये आयत की परिभाषा और आज का ये जो डायग्राम था इसको मिटा देते हैं। आप समझो आगे ध्यान से समलंब के बारे में। अब अगर हम बात करें समलंब चतुर्भुज की, तो समझेगा कि समलंब चतुर्भुज क्या होता है। अगर हम समलंब चतुर्भुज की आकृति यहां ड्रा करें बच्चे, देखिएगा ध्यान से, समलंब चतुर्भुज हमारा वह चतुर्भुज होता है जिसकी दो भुजाएं समांतर और दो भुजाएं असमांतर होती हैं। अब समांतर असमांतर क्या है, पिछली क्लासों में हम लोग पढ़ करके चले आए हैं। समांतर वो होता है ऐसी दो शांत रेखाएं जो अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर कहीं ना मिले, वो क्या कहलाती है, समांतर, है ना, समांतर रेखाएं। तो याद समझिएगा इसमें दो भुजाएं समांतर होती हैं और दो भुजाएं असमांतर, यानी ये वाली भुजा इसके समांतर है, किंतु ये क्या समांतर है, क्या ऐसे जाते 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 कहीं ना कहीं मिल जाएगी नहीं। अगर मैं कंटिन्यू बढ़ा रहा हूँ देखो घट रहा है, ऐसे जाकर कहीं मिल जाएगा, ठीक। तो यदि हम बात करें समलंब की, तो समलंब चतुर्भुज वह चतुर्भुज होता है जिसकी दो भुजाएं समांतर और दो भुजाएं क्या होती हैं, असमांतर। तो ऐसा चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज जिसकी दो भुजाएं समांतर और दो भुजाएं असमांतर होती हैं, समलंब चतुर्भुज कहलाता है। समलंब चतुर्भुज कहलाता है। ठीक, ये हो गया हमारा किसकी परिभाषा, समलंब। बस भाई, यानी समलंब में कुछ नहीं है कि दो भुजा समांतर और दो भुजा क्या होती है, असमांतर। अब अगले की यदि हम बात करें, इसको मिटा देगा फिर, चलिए इसको मिटा करके अगले चतुर्भुज की बात करते हैं। तो समझिएगा बच्चे ध्यान से। अब अगर हम अगले चतुर्भुज की बात करें, अगला चतुर्भुज हमारा जो होता है वो होता है उत्तल चतुर्भुज। तो समझो ध्यान से, अंग्रेजी में कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल कहा जाता है, समलंब को अंग्रेजी में ट्रैपीजियम कहा जाता है। अब यहाँ समझिएगा, अगर हम बात करें
तो ये कुछ पतंग के जैसा देखने में लगता है, इसे इसलिए पतंग चतुर्भुज भी कभी कहा जाता है। कुछ इस तरीके से A B C D। अब यहां साहब चेक, हाँ अब यहां समझे, इसे उत्तल चतुर्भुज या काइट भी कहा जाता है, ठीक, पतंग कहा जाता है। अब यहां समझिएगा ध्यान से, ऐसा चतुर्भुज होता है जिसका प्रत्येक कोण जो है, ये चारों के चारों जो कोण है, ये 180 अंश से कम हो, ठीक। साथ ही साथ इसके विकर्ण जो है वो अंदर ही होते हैं। यानी ऐसा चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण 180 अंश से कम होता है तथा विकर्ण अंदर ही होते हैं, ऐसे चतुर्भुज को कौन सा चतुर्भुज कहते हैं? उत्तल चतुर्भुज। ऐसा चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण जिसका प्रत्येक कोण 180 अंश से कम और विकर्ण अंदर ही होते हैं, अब याद दूसरा दिन छोड़ याद रखा होते हैं, उत्तल चतुर्भुज कहलाता है। उत्तल चतुर्भुज कहलाता है। ये हो गया उत्तल चतुर्भुज। अब अगर बात करते हैं हम लोग, अगला हमारा जो होता है वो होता है अवतल चतुर्भुज। कनकेव कहा जाता है अंग्रेजी में, अवतल चतुर्भुज। तो अवतल चतुर्भुज की यदि मैं आकृति बनाऊं तो वो कुछ इस तरीके से आकृति बनता है। A B C उत्तल चतुर्भुज, अवतल चतुर्भुज की आकृति हमने यहाँ बनाया है। अवतल चतुर्भुज की यदि बात करें, जस्ट इसका उल्टा है कि अवतल चतुर्भुज का प्रत्येक कोण, यानी कि एक कोण ऐसा होता है जो क्या होता है 180 अंश से अधिक होता है। ऐसा चतुर्भुज ये वाला कोण देखो, अंदर में बात करेंगे 180 अंश से ज्यादा है, तो देखो आगे रेखा मिलाएंगे ना, रेखा से भी ज्यादा मुड़ा हुआ है। ऐसा चतुर्भुज जिसका एक कोण 180 अंश से अधिक होता है, और एक विकर्ण बाहर होता है, अवतल चतुर्भुज कहलाता है। देखो हमने लिखवाया है कि एक विकर्ण बाहर होता है। देखो ध्यान से बच्चे, अगर हम विकर्ण मैच कराना चाहें तो हमने इसको मिला दिया, एक विकर्ण तो हमारा ये बन गया,
लेकिन दूसरे विकट को अगर मैच कराते ये बाहर है कि अंदर है? ठीक, एक विकेट इसका क्या होता है? बाहर होता है। हमेशा अवतल चतुर्भुज का एक डायगोनल से जो होगा वो क्या होगा? बाहर होगा। बस नहीं, ऐसे चतुर्भुज को लोग क्या कहते हैं? अवतल चतुर्भुज। बातें कंफर्म हुई थी सबको? अब एक और है, बता देते हैं, हालांकि यहाँ यूज नहीं है लेकिन बता ही देते हैं। तो इन सभी को मिटा देते हैं थोड़ा सा। देखो बच्चे समझा, बात ना करो। उत्तल चतुर्भुज और फिर अवतल चतुर्भुज। उसके बाद समझो बच्चे ध्यान से, एक होता है चक्रीय चतुर्भुज, उसका प्रयोग कहीं कहीं होता है चक्रीय चतुर्भुज। अंग्रेजी में कहा जाता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो समझते हैं कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है। तो देखो बच्चे, चक्रीय चतुर्भुज की यदि हम बात करें, पहली बात तो चक्रीय चतुर्भुज के ऐसा चतुर्भुज होता है, उसका जो शीर्ष होते हैं, चतुर्भुज के जो शीर्ष होते हैं वो पहली बात तो वृत्त के परिधि पर होते हैं। कहाँ होते हैं? ये इस तरीके से। पहली बात तो वृत्त के परिधि पर होते हैं, कभी कभी नहीं भी होता तो उसकी घबराई मत। वृत्त अक्सर कंडीशन का होगा कि इसके जो शीर्ष होंगे, ये शीर्ष है, नहीं है किनारा, इसके जो शीर्ष होते हैं वो वृत्त के परिधि पर होते हैं। साथ ही साथ इसके दो सम्मुख कोणों का योग जो होता है वो कितना होता है? 180 अंश होता है। यानी सामने सामने वाला कोण यदि हम जोड़ेंगे तो 180 अंश आता है। कितना आता है? तो वह चतुर्भुज जिसके दो सम्मुख कोणों का योग, दो सम्मुख कोणों का योग, सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। ठीक, क्या कहलाता है? चक्रीय चतुर्भुज, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो ये तो चतुर्भुज के प्रकार थे। कुल मिलाकर 8 प्रकार का हमने चतुर्भुज का प्रकार सीखा। समांतर चतुर्भुज, सम चतुर्भुज, वर्ग, आयत, समलंब, उत्तल, अवतल, चक्रीय चतुर्भुज, है ना। और इन सभी की परिभाषा आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होनी चाहिए। हमने इनसे रिलेटेड कोई एक भी पॉइंट नहीं छोड़ा है। यदि नहीं पता है तो एक पैसे की ज्योमेट्री नहीं सुनने आने वाली है, ये याद रखिएगा। पूरी परिभाषा एकदम जुबान पर होनी चाहिए। ठीक, उसके बाद समझिएगा कुछ बातें यहाँ से निकल करके आती हैं, उससे बता देते हैं हम लोग। ये तो हो गया प्रकार। देखो कुछ इंपॉर्टेंट बातें क्या क्या निकल करके आती हैं, उनसे समझते हैं हम लोग। देखो बच्चे ध्यान से, पहली बात यदि मैं बात करूं तो समझिएगा ध्यान से। वर्ग, आयत और सम चतुर्भुज, सम चतुर्भुज सभी समांतर चतुर्भुज होते हैं। समांतर चतुर्भुज होते। देखो
हमने बताया है, यहाँ से बात में करना, हमने बताया कि वर्ग जो होता है, जो आयत होता है, जो समचतुर्भुज होता है, ये तीनों के तीनों समांतर चतुर्भुज भी होते हैं। समांतर चतुर्भुज की देखो हमने परिभाषा बताई थी आपको कि समांतर चतुर्भुज के लिए वो कहता है कि सम्मुख भुजाओं का सम्मुख भुजाओं का जो युग्म होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए। ठीक, यानी सामने की भुजाएं क्या होनी चाहिए, बराबर, और विकर्ण एक दूसरे को क्या करना चाहिए, समद्विभाजित, तभी वो समांतर चतुर्भुज की कैटेगरी में जा सकता है। तो वर्ग भी उनके कंडीशन को फुलफिल करता है। इसमें चारों भुजाएं बराबर होती हैं। चारों से मतलब नहीं है, सम्मुख भुजा बराबर है ना, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। और इसके भी विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। तो वर्ग जो होता है वो क्या होता है, समांतर चतुर्भुज। आयत की बात करें तो आयत के भी सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, और विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। तो आयत भी समांतर चतुर्भुज होता है। समचतुर्भुज की बात करें, इसकी भी चारों भुजा बराबर होती है, चारों कोई मतलब है नहीं, सम्मुख भुजाएं तो बराबर है ना, और विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। ये सभी आपस में क्या होते हैं, समांतर चतुर्भुज होते हैं। ठीक, जानते रहिएगा इसको। और यदि बात करें हम प्रत्येक वर्ग एक आयत होता है, आयत होता है, किंतु प्रत्येक आयत वर्ग नहीं होता है। यही समझो हमने क्या लिखवाया, हमने लिखवाया कि जितने भी वर्ग होते हैं, सारे के सारे वर्ग जो होते हैं वो आयत होते हैं। देखो समझो ध्यान से, आयत कहता है कि हमारे यहाँ आपको आने के लिए सम्मुख भुजाओं का युग्म क्या चाहिए, बराबर चाहिए, और प्रत्येक कोण कितना इसका चाहिए। और वर्ग की चलिए देखते हैं, वर्ग की कुल मिलाकर क्या है, चारों भुजा बराबर है ना, और इसका प्रत्येक कोण कितना इसका है। अगर ये चीज यहाँ आना चाहेगा तो देखो ये कहता है कि हमारे यहाँ आने के लिए सम्मुख भुजा बराबर चाहिए, तो ये कहता है ये लीजिए, हम आपको सम्मुख भुजा बराबर दे रहे हैं, हमारी चारों भुजाएं बराबर हैं, इससे आपको मतलब नहीं है। आपने जो कहा हम उस प्रतिबंध को पूरा कर रहे हैं, यानी हमारी सम्मुख भुजाएं ये लीजिए बराबर है। इन्होंने कहा कि विकर्ण हमको प्रत्येक कोण 90 अंश चाहिए, तो ये कहा ये लीजिए प्रत्येक कोण 90 अंश। इन्होंने कहा विकर्ण बराबर चाहिए, इसने कहा ये लीजिए, इसके विकर्ण बराबर होते हैं। इन्होंने कहा कि विकर्ण समद्विभाजित करना चाहिए, ये कहा ये लीजिए, हमारे विकर्ण समद्विभाजित करते हैं। यानी प्रत्येक वर्ग जो है वो आयत होता है, किंतु प्रत्येक आयत जो है वो वर्ग नहीं हो सकता। कैसे समझिएगा, ये चीज कहता है कि आपको हमारे यहाँ आने के लिए चारों भुजाओं का युग्म बराबर चाहिए, चारों भुजाएं बराबर चाहिए। इनके तो चारों भुजाएं बराबर है नहीं, ये तो फेल हो गए। तो बात समझ कि नहीं। तो कुल मिलाकर आज की क्लास में जो है वो हमने एक्सरसाइज 8.1 का जितना भी इंट्रोडक्शन था वो 2 पार्ट में 2 भागों में हमने कवर किया है। इसका इंट्रोडक्शन अच्छे से लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, क्योंकि जब तक इंट्रोडक्शन नहीं पता होगा तब तक सवाल नहीं समझ में आने वाले हैं। क्योंकि जैसे हमने चैप्टर 7 का इंट्रोडक्शन बताया था, पूरे चैप्टर 7 में यूज होता रहा, 6 का बताया पूरे 6 में यूज होता रहा, और 8 का बता रहे हैं पूरे 8 में यूज होता रहेगा। साथ ही साथ इंट्रोडक्शन चैप्टर 6 और चैप्टर 7 का भी यहाँ प्रयोग होता रहेगा, वो भी अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए। बस नहीं तो इस वीडियो में कुल मिलाकर के हमने इसका जो है इंट्रोडक्शन कवर कर लिया है। बाकी अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी वो एक्सरसाइज पर होगी। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।